हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैं संतोष आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं सेल को मेंटेन कैसे किया जाए। बहुत सारे फ्रेंड मेरे ऐसे हैं जो ऑलरेडी फार्मा के अंदर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, टारगेट भी अचीव करते रहते हैं, बट एक डर रहता है कि हम सेल को कंटिन्यूअस कैसे मेंटेन करें। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे साथ एक भैया थे, देहरादून में मेरे साथ काम करते थे। तो वो हर साल ट्रिप पे जाते थे मतलब कि कोई साल मिस ही नहीं करते थे। और मेरे लाइफ में कई ऐसे लोग रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड भी है अभी जो है, तो वो टोरंट में काम करता है, कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस है पिछले 8-10 सालों से, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यूअस। जहां वो 2 लाख से शायद स्टार्ट किया था, आज जाके टारगेट शायद 12-15 लाख पहुंच चुका है। तो वो सेल का जब टारगेट भी बढ़ता है, क्योंकि जब लगातार आप परफॉर्म करोगे तो सिंपल सी बात है, आपके टारगेट भी लगातार बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि टारगेट नहीं बढ़ेंगे, टारगेट बढ़ेंगे, फिर भी आपको अचीव करना है। और जब आपके टारगेट कंटिन्यूअस बढ़ते हैं, उसको भी आप अचीव कर जाते हैं, 2 चीजें होती हैं बड़ी। पहला, आप तो सैलरी इंक्रीमेंट जबरदस्त हर साल मिलता है, ठीक है, पहला। दूसरा, आपको कंपनी के अंदर रिकॉग्निशन बहुत जबरदस्त मिलता है। हाँ, 2 ये मेन बेनिफिट है। इसके अलावा भी कई बेनिफिट है, जैसे टूर वगैरह हो गया तो वो मिल जाता है, और पैसे में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता है। क्योंकि फ्रेंड देखो, सैलरी अगर आपकी बढ़ी ना, तो ऐसा नहीं है कि सैलरी बढ़ने से सिर्फ आपकी सैलरी बढ़ती जो आपके अकाउंट में आती है। आपका जो पीएफ डिडक्ट हो रहा है ना, जो आपको फंड इकट्ठा हो रहा है, जो आपको रिटायरमेंट में मिलने वाला है या कंपनी छोड़ने में मिलने वाला है, उसका भी अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एज वेल एज जो आपको 5 ईयर पे या 10 ईयर पे मिलती है, क्या बोलते हैं, अमाउंट, वो भी अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ओवरऑल बेनिफिट बहुत सारा होता है कंसिस्टेंसी के साथ एक कंपनी के अंदर काम करने से। तो सेल मेंटेन कैसे करेंगे उसके ऊपर ओवरऑल हम बात करते हैं, बेनिफिट तो बाद में बात करेंगे कभी, ठीक है। जो मैंने मोटा मोटा बता दिया, चलो। तो हम मेंटेन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको अपने मेजर प्रिस्क्राइबर को फ्रेंड जानना होगा। अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर चाहे नए हैं या 1-2 साल हो चुके हैं, तो आपको अपने मेजर एक्सक्लूसिव जो प्रिस्क्राइबर होंगे उसको अपने हाथ में रखना पड़ेगा, उसको अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो पहला स्टेप ये है कि मेजर जो प्रिस्क्राइबर है उसको जानते रहो। और ये मेजर प्रिस्क्राइबर को आप कैसे जानोगे ये कब गड़बड़ कर रहा है? ये दूसरा पॉइंट है, रेगुलर कवरिंग ऑफ द स्टॉकिस्ट एंड वेरी गुड रिलेशन नहीं, वेरी गुड रिलेशन विद द स्टॉकिस्ट। जब भी आपको कोई अच्छा डॉक्टर है आपका प्रिस्क्राइब कर रहा है, कभी भी वो लिखना बंद कर सकता है, ठीक। इसलिए नहीं कि आपके रिलेशन खराब हो गए, हो सकता है कोई और एक्टिविटी कर जाए आके, हो सकता है किसी के रिलेशन और अच्छे बन जाए, हो सकता है किसी पॉइंट पे वो कन्वर्ट कर ले जाए ना। बहुत भैया, आप ही लोगों काम नहीं कर रहे मार्केट के अंदर, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, तो कोई भी कन्विंस कर सकता है। लेकिन जैसे ही इस डॉक्टर ने आपका ब्रांड बंद किया या लिखना कम किया, वैसे ही आप उसके पास पहुंच गए, सर क्या बात हो गई, आपने लिखना कम कर दिया है, तो उस कंडीशन के अंदर फिर से दोबारा बढ़ जाएगा। बोलेगा यार ये बंदा ना बड़ा होशियार है, जब भी सब कुछ कम करो या कुछ भी इधर उधर करो, इसको तुरंत पता चल जाता है। और ये पता कहां से चलता है? ये पता चलता है आपके स्टॉकिस्ट से। अगर आपके स्टॉकिस्ट के रेगुलर रिलेशन है तो स्टॉकिस्ट आपको बता देगी। स्टॉकिस्ट के पास कभी बैठो और उससे पूछो कि जो आपके मेन कोर, जो मतलब जो आपका 70 to 80% बिजनेस आ रहा है ना, वो आपको पता होना चाहिए कहां से आ रहा है। और उसमें से जो मेजर कंट्रीब्यूशन है उनको जरूर पूछो स्टॉकिस्ट से। वहां जा रहा है, वहां माल गया इस महीने, इस हफ्ते कितना गया, वहां कितना गया। जो आपके 10-15-20 काउंटर है उसके ऊपर एकदम क्लोज मॉनिटरिंग करो, स्टॉकिस्ट के पास जाके माल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। गड़बड़ी कहां पे होती है हमें तब पता चलता है जब हमारा ब्रांड बिल्कुल से बंद हो चुका होता है। जब आपका ब्रांड का दो डॉक्टर अचानक से आपका बंद करके ना, अगर लिख रहा है 1-2 साल 3 साल से ना, तो अचानक से बंद करके दूसरा नहीं लिखेगा, कि किसी का ब्रांड पेन पे आने में 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन का टाइम लगता है। तो पहले आपका प्रिस्क्रिप्शन थोड़ा कम होगा, रिड्यूस होगा, फिर बंद होगा। और जैसे ही आपका कम हुआ, बंद हुआ, भाई यार मैंने कहीं 5 डब्बा जाता था, अब वहां 3 ही डब्बे गया या 2 ही डब्बा गया, 1 ही डब्बा गया, तो आपको वहां जाके केमिस्ट में तुरंत पकड़ लेना है कि डॉक्टर साहब ने उसकी जगह कौन सा ब्रांड लिखना स्टार्ट कर दिया है। अब जाके डॉक्टर को यही बात बोलना है, सर क्या हो गई, क्या दिक्कत हो गई, क्या हमसे नाराजगी हो गई, मैंने विजिट कम हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई सर, आपने उस कंपनी का लिखना शुरू कर दिया, मेरा कम कर दिया, मतलब क्या स्पेसिफिक। अब इसमें हो सकता है उसका कुछ कमिटमेंट हो डॉक्टर का, राइट, ऐसा भी हो सकता है, कमिटमेंट को ब्रेक ना कर सकता हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका कम किया है, दूसरा ब्रांड ऐड कर दे ताकि वैल्यू वाइज प्रॉब्लम ना होने पाए, है। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा की है। अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो आप अपने सेल को मेंटेन रख पाएंगे। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो अगर एक ब्रांड कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपके कुछ एक ब्रांड ऐसे होंगे ना जो मेजर कंट्रीब्यूटर होंगे आपके टोटल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में,
अगर आप बड़ी कंपनी के अंदर काम कर रहे होंगे तो वहां आप देखिएगा आपके दो चार पुराने ब्रांड ऐसे होंगे कि जो कंपनी फोकस नहीं कर रही होगी, कंपनी उसके ऊपर बेचने के लिए प्रेशर भी नहीं कर रही होगी, लेकिन वो अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, वो 30-40% टोटल सेल में 30-40% कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, और उनका जो सेल होगा ना आपको मालूम भी नहीं होगा कि उनकी सेल कौन कर रहा है। और कंपनी क्योंकि उसको प्रमोशन में नहीं रख रही है, इसलिए आप भी ज्यादा उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। एंड दूसरा डर इस बात का रहता है कि उसकी जो सेल है ना उसमें ट्रेडिंग का माल बहुत ज्यादा आ जाता है। अगर मैं काम भी करूंगा तो ट्रेड होकर बाहर से माल आ जाएगा, देन मैं क्या करूंगा? या आप उसको सिर्फ ट्रेडिंग में यूज कर लेते हो, ट्रेड कर देते हो माल को बस। तो फ्रेंड उस ब्रांड को आपको पकड़ के रखने की जरूरत है, क्योंकि एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। वो ब्रांड कब स्लोली स्लोली आपका डी ग्रोथ में चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, कंपनी इस पे वाट भी आपकी लगाएगी। आप हो सकता है टारगेट अचीव कर रहे हो, बट आपका जो मेजर कंट्रीब्यूटर ब्रांड है अगर वो डी ग्रोथ में गया हुआ है तो ये समझ लीजिए आपकी नींव हिलने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि नींव हिलेगा क्या होने वाला है। तो जो ब्रांड प्रमोशन में नहीं है, कंपनी एक्टिव प्रमोशन में नहीं रख रही है, आपको उसका भी टेक केयर करना है। मैं आपको या फिर यूं कहूं, आपको ब्रांड को दो कैटेगरी में बांट देना है। एक ब्रांड आपका न्यू जो फोकस ब्रांड है कंपनी का, जो कंपनी आपसे फोकस करवा रही है 4-5-7 ब्रांड, वो। दूसरा जो नॉन फोकस ब्रांड है, दो कैटेगरी हो गई। अब आपको इसमें सिलेक्शन करना, जो नॉन फोकस ब्रांड है उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है। आप अपने टोटल जितना टोटल 1 लाख का सेल कर रहे हैं, 1 लाख के अंदर 5 ब्रांड है, तो 1 लाख के सेल के अंदर 5 ब्रांड है, तो कोई आपको 10,000 का सेल दे रहा होगा, वो तो नया ब्रांड होगा। लेकिन उन्होंने कोई 30,000 या 40,000 का सेल अकेले दे रहा होगा ब्रांड, तो आपका नॉन प्रमोशनल ब्रांड है बट मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो उस मेजर कंट्रीब्यूटर को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। कंपनी तो बोल रही है उसके ऊपर, प्रमोशन के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, आपको ध्यान देना है, क्योंकि न्यू है, वो अगर हिला तो आप हिल जाओगे, राइट। उसको ट्रेडिंग करके पूरा किया जा सकता है, बट अगर ट्रेडिंग के चक्कर में जाओगे तो ट्रेडिंग एक दिन बढ़ती चली जाएगी और वो ब्रांड खत्म होता जाएगा। तो उसके ऊपर एक्टिव प्रमोशन आपको रखना है, उस ब्रांड को बिल्कुल कम नहीं होने देना है, ताकि आपको ओवरऑल टारगेट अचीव करने में प्रॉब्लम ना हो, कंटिन्यूअस आप अचीव करते जाएंगे। और जो नए ब्रांड है जो कंपनी प्रमोट कर रही है उसको तो आपको प्रमोट करना है, उसके ऊपर डॉक्टर कन्वर्जन करने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, वो है वर्क ऑन द हाई एमआरपी ब्रांड। आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो सबसे महंगा ब्रांड है उसके ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है, क्योंकि वो सेल को ना बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। कभी आपको कोई सेल की भी जरूरत पड़ गई ना, मान लो 10-20 हजार कम भी हो रहा है, उसके डाल दिए 5 डब्बे, उसके डाल दिए 10 डब्बे, क्योंकि आपके पास प्रिस्क्राइबर है, उसका कस्टमर आपके पास भी है, उसके पास रिटेलर आपके लिए है। तो जो आपके हाई एमआरपी वाला ब्रांड है उसके ऊपर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, ताकि मुसीबत के वक्त बहुत अच्छे से वो काम आए, राइट। तो आपकी परफॉर्मेंस कभी भी अप डाउन होती है तो ये ब्रांड ऐसे हैं महंगे वाले जो आपको संभाल लेंगे। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी इन द वर्क। देखो बहुत सारे लोगों के अंदर मैंने देखा है कि पुराने होने के साथ जो अच्छे एमआर होते हैं वो अपनी मार्केट के अंदर अच्छी पकड़ बना के भी रखते हैं, डेली वर्किंग पे भी निकलते हैं और अपने कस्टमर कवरेज का विशेष ध्यान देते हैं, और कॉल कवरेज का, ठीक है, कॉल एवरेज का और कस्टमर कवरेज। लेकिन कुछ लोग उसमें से रहते हैं जो टाइम के साथ बिगड़ जाते हैं, जो फार्मा को कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, जो फार्मा की बुराई करना शुरू कर देते हैं, ये फील्ड बेकार है, इसके अंदर कोई इज्जत नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है इसके अंदर, यहाँ टाइम स्पेंड करने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ कोई बन नहीं पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, कंपनी कभी भी आपको यहाँ से निकाल सकती है, जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये काम तो कर रहे होंगे लेकिन ये आधे मन से काम करते हैं, क्योंकि आधा इनके अंदर डर बसा हुआ है। ये टारगेट भी 80-90% कर रहे होंगे, डर के हो सकता कर रहे होंगे, ट्रेड करके कर रहे होंगे, लेकिन ये पूरे दिल से, जिसको बोलते हैं काम करना है, वो दिल से काम नहीं कर रहे हैं। वो अपनी जिंदगी को फार्मा के अंदर चला रहे हैं, दिल से काम नहीं कर रहे, चला रहे हैं अपनी जिंदगी को। इससे क्या होता है, इससे कभी भी ना आप 100% प्रोडक्टिविटी निकाल ही नहीं पाओगे। आपके अंदर कैपेसिटी तो है बट आपका ब्रेन जो है वो दूसरी जगह फंसा है, इंगेज है दूसरी जगह, कहां पे, गलत एक्टिविटी में। क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है, वैसे ही फार्मा का दो पहलू है, एक अच्छा है एक बुरा है। आपको किस तरफ जाना है ये आपको सोचना है। अगर मैं अपने ब्रेन के अंदर पॉजिटिव वाइब्स लेके आऊंगा ना, चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी। अगर मैं निगेटिव वाइब्स लेके आऊंगा तो निगेटिव तरफ हमारा ब्रेन सोचना शुरू कर देगा। तो फार्मा के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। बुराई सोचोगे बुराई बुराई ही दिखेगी, और फार्मा के अंदर अगर पॉजिटिव देखोगे तो पॉजिटिव दिखेगा। तो आपको यहाँ पे बैलेंस करके पॉजिटिव साइड देखना है कि यार यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है और क्या किया जा सकता है। भाई फार्मा के अंदर बहुत सारे ने बहुत बड़े बड़े तीर मारे हैं, ऐसी बात नहीं है। आज फार्मा के अंदर अगर आपको कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है ना, अपनी कंपनी भी एक स्टार्ट करके डाल दोगे, जो मैं आपको शुरू की स्टार्टिंग बता रहा हूँ स्टेप ना, कि अच्छे डॉक्टर से रिलेशन होना चाहिए, फॉलो अप लेना चाहिए, ये सारे जो स्टेप मैंने बताए हुए अगर ये फॉलो किया है, आपने बना रखा है, कल को आप अपनी कंपनी भी लेके आओगे ना तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। आज मेरे पास जितना भी क्लाइंटेज है उसमें से
80 to 90% लोग बहुत बढ़िया सक्सेसफुल हैं। क्यों? क्योंकि वो 80 to 90% लोग इसलिए सक्सेसफुल है, वो एक टाइम पे कोई एमआर रह चुका है, कोई मैनेजर रह चुका है, कोई सेकंड लाइन मैनेजर रह चुका है और उसके मार्केट के अंदर बहुत अच्छे रिलेशन है। उस रिलेशन को इनकैश करता है, अपनी कंपनी लेके आता है और हिट हो जाता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी फार्मा के अंदर, ये मान के चल लो आप। अगर आप सीरियस हो पूरे जब तक काम करो, दिल से काम करो। जिस दिन मन हट गया कोई बात नहीं, अपनी कंपनी लेंगे, अपनी फ्रेंचाइजी लेके आएंगे, उसमें काम करेंगे और जो ये वाला मेहनत किए हुए ना वो उधर भी काम आएगा। तो फार्मा के अंदर कभी भी चीजें खराब नहीं होंगी, अच्छे रिलेशनशिप हमेशा आपको काम आएंगे फार्मा के अंदर, ये ध्यान रखिए। और जहां तक बात रही जॉब सिक्योरिटी, ये अलग अपने आप में टॉपिक है, बट यस यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला बड़े बड़े तीर मारे हैं, तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी के नाम पे बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ बनाया जा सकता है। मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल में बहुत अच्छा लोगों ने अपना अपना घर बनाया, अपनी प्रॉपर्टी बनाई, घर में सब कुछ बनाया फार्मा के दम पे। ऐसा नहीं है, परफॉर्म करके सब कुछ किया जा सकता है। लगातार कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस कीजिए, पैसे अर्न करिए, इंसेंटिव अर्न करिए और एंजॉय करिए लाइफ को। नेक्स्ट पॉइंट जो फ्रेंड है वह है बैलेंस बिटवीन प्रिस्क्राइबर एंड डिस्पेंसर। आज के टाइम पे बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते जा रहे हैं जो डिस्पेंसर होते जा रहे हैं, तो आपको डिस्पेंसर के साथ अच्छे रिलेशन भी बना के रखना है और प्रिस्क्राइबर के साथ एक्टिविटी भी करनी है। तो दोनों को बैलेंस बना के रखना है ताकि आपकी सेल में प्रॉब्लम ना आने पाए। दोनों के बाद अच्छे से बैलेंस बना के रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड वो है कि आप अपनी जो ग्रूमिंग है, जो आपकी पर्सनालिटी है, उसके ऊपर कंटिन्यूअस काम करते रहिए, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करिए। ये आपको हर जगह जब भी आप मुसीबत में होंगे, ये कम्युनिकेशन आपको मुसीबत से बाहर निकालेगा, क्योंकि वे ऑफ जो टॉकिंग है ना वही सिनेरियो को चेंज कर देता है, राइट। ये वे ऑफ टॉकिंग, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये ग्रूमिंग, ये कपड़ों का ड्रेसिंग सेंस, भाई ये बहुत सिनेरियो चेंजिंग वाला क्या स्किल है। आप इससे पूरा सिनेरियो चेंज कर सकते हैं। देखो एक डॉक्टर चैम्बर के अंदर 4-5 एमआर जाते हैं ना, जो ड्रेसिंग सेंस है, बात करने का तरीका, यही तो बिजनेस लेके आता है। इसके ऊपर कंसिस्टेंटली काम करिए। इसके लिए आपको कोर्सेज लेना हो कोर्सेज लीजिए, या ऑनलाइन यूट्यूब से जो लोग इस टाइप की चीजें गाइड करते हैं उनको फॉलो करिए, वहां से लर्न करिए, वहां से सीखिए। एंड इस कम्युनिकेशन को शार्प करने के लिए फ्रेंड आप साइंटिफिक सीएमई वगैरह भी कर सकते हैं। वहां पे अपना खुद का प्रेजेंटेशन रख सकते हैं, ब्रांड को खुद प्रेजेंट कर सकते हैं। और आपको डर लगता है कि यार मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, डॉक्टर तो मुझे टाइम नहीं, डॉक्टर 4-5 मिनट का 10 मिनट का सीएमई के अंदर टाइम देता है और आपको अपने आप को इंप्रूव करना टाइम नहीं मिला या डर लग रहा है, स्मॉल से स्टार्ट करिए। पहले आप सीएमई करिए अपने केमिस्ट फ्रेंड्स के लिए, किसी रूरल एरिया में, टीयर 2 सिटी के अंदर, टीयर 3 सिटी के अंदर, वहां पे रूरल एरिया के अंदर किसी इंटीरियर के अंदर सीएमई करिए 10-15 केमिस्ट के साथ में। वहां अपना ब्रांड प्रेजेंटेशन करिए, वहां पे ब्रांड प्रेजेंटेशन करिए, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करिए और देखिए आप कैसे प्रेजेंट करते हैं ब्रांड को। जहां 10 बार इस तरह सीएमई कर लेंगे ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आपका जो बात करने का तरीका है, जो आपको ब्रांड का प्रेजेंट करने का तरीका है, 100% चेंज हो जाएगा, 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। जो डॉक्टर चैम्बर के अंदर आप ब्रांड को एक्सप्लेन करते हैं ना, जरा 10-15-20 सीएमई कर लीजिए आप, देखो आपका बोलने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके जरूर देखिए आप, तो उससे आपको पता चलेगा यार मैं कौन से पॉइंट को और अच्छे से डिटेल कर सकता था, कहां भी मुझे चीजों को सेल के लिए पिच करना था, कहां भी मुझे कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना था। ये चीजें आप बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं, अपना खुद का वीडियो भी बना के इसको लर्न कर सकते हैं। बट जब सीएमई वगैरह करते हैं तो वहां पे आपको रियल एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत हेल्पफुल होता है फ्रेंड। तो रूरल सीएमई, साइंटिफिक चीजें वहां पे प्रेजेंटेशन करिए, खुद प्रेजेंटेशन करिए, ठीक है। मतलब आप जो डॉक्टर वहां रखे, जो स्पीकर रखे, वो तो करेगा, लेकिन 5-7 मिनट के लिए अपना टाइम निकालिए। या केमिस्ट लिए आप करेंगे तो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन आप खुद ही करेंगे। अब प्रेजेंटेशन खुद करेंगे, उसका प्रेजेंटेशन भी आप खुद बनाएंगे। एक अट्रैक्टिव साइंटिफिक प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं इसको लर्न करेंगे, उन स्टेप्स को जानिए। पीपीटी कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, स्टोरी टेलिंग कैसे किया जाता है, ब्रांड को पिच कैसे किया जाता है, कस्टमर को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा जब आप एक सीएमई करेंगे। एक सीएमई ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, सीएमई के अंदर लोगों को बुलाया कैसे जाता है, लोगों के पास तो टाइम नहीं है, आते कैसे लोग हैं, डॉक्टर आपकी सीएमई में क्यों ही आएगा, आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे, लास्ट मोमेंट पे कैसे कॉल करके कैसे कन्वर्ट करेंगे सीएमई में आने के लिए। ये सारे स्किल सेट है फ्रेंड, और यही तो लीडरशिप कहलाता है। जब इन चीजों को आप डेवलप करते हैं तभी तो आप लीडर कहलाते हैं, तभी तो आपका प्रमोशन होता है, तभी तो आप अपर पोस्ट पे जाते हैं, क्योंकि आपको चीजों को हैंडल करना आता है, क्योंकि आपको चीजों को मैनेज करने आता है। क्योंकि सेल परफॉर्मेंस या कंसिस्टेंसी सेल के अंदर रखना ये एक स्किल का काम नहीं है, ये स्किल के कॉम्बिनेशन का वर्क है, राइट। आप बहुत अच्छे सेलिंग में हो सकते हैं रिलेशन की वजह से, लेकिन एक पीरियड के बाद आपके पास साइंटिफिक ब्रांड्स आ रहे हैं, अब स्किल के दम पे, आप रिलेशन के दम पे सेल तो कर पा रहे हैं, लेकिन न्यू कन्वर्जन्स नहीं कर पा रहे हैं, देन क्या करेंगे, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स है जिसकी वजह से अपने सेल्स को मेंटेन रखते हैं। तो आपको हर एक एरिया के अंदर अपने आप को ग्रूम करने की जरूरत है, आप करेंगे 100% परफॉर्मेंस आएगा। ये सारे जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हुए हैं
आप किसी सीनियर मेडिकल रैप के साथ बैठेंगे, उनके साथ भी बैठिए, पूछिए कि सर मुझे अगर कंसिस्टेंसी रखनी है अपने सेल के अंदर तो मुझे कौन से मेजर 4-5 स्टेप मुझे बता दीजिए जिसके ऊपर मुझे काम करूं। जो आपके एरिया के अंदर सीनियर मेडिकल रैप हो, जो सीनियर मेडिकल रैप जो बुराई करता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, सीनियर मेडिकल रैप बहुत सारे ऐसे होंगे अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे होंगे, इंसेंटिव अर्न कर रहे होंगे, जिनका रिलेशन मार्केट के अंदर बहुत अच्छा हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ ज्वाइंट वर्किंग करिए, उनके साथ यूनियन मीटिंग अटेंड करिए, वहां पूछिए, लगे रहिए। एक बार में कोई नहीं बता देता, लगना पड़ता है थोड़ा, लगे रहिए, सीखिए उनसे, आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी फ्रेंड। एंड यस, इसके साथ ही आप कंसिस्टेंसी अपने सेल्स को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन कर सकते हैं और उसको डिच होने से रोक सकते हैं। ठीक है, आई होप जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी, लर्निंग वाली मिलेंगी। आपके पास भी कोई अच्छा पॉइंट हो सकता है, मैं जरूरी मैं सारे पॉइंट नहीं बता रहा हूं, आपके मन में कोई अच्छा पॉइंट हो, आपको जिससे सफलता मिली हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करिए। ठीक है, आप शेयर करेंगे, आपकी वजह से दूसरे को भी बेनिफिट मिलेगा। मेरा इस चैनल में पर्पज यही है, अवेयरनेस क्रिएट करना, जिससे मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको हेल्प मिल सके, जो मेरे स्टार्टअप हैं उनको हेल्प मिल सके। राइट, तो आप वो पॉइंट जिससे आपको हेल्प मिली है, वो कोई ट्रिक है, कोई आइडिया है, कोई चीज है, आप मुझे वीडियोस के थ्रू भी अपना आइडिया दे सकते हैं, मैं उसको अपने वीडियो के अंदर शामिल करूंगा। आप अपना वीडियो आइडिया देना चाहते हैं, कोई कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप मुझे उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं अपने आइडिया, अपने इनोवेटिव तरीका, या आप वीडियो बना के 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का, जितना भी आप बोल सकते हैं आप बोल के दीजिए। देखो, आप बार बार बोल के मुझे वीडियोस भेजोगे ना, मैं अपने चैनल पर डालूंगा, उससे भी आपका पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट होगा। जब वीडियो में किसी को नरेट करते हैं, किसी को हम एक्सप्लेन करते हैं, शुरू में बहुत सारी गड़बड़ी हो जाएगी। आज से मेरे 3 साल पहले की वीडियो देखोगे ना, आज के मेरे बोलने के तरीके में एंड आज के 3 साल पहले बोलने के तरीके में आपको जमीन आसमान का डिफरेंस आएगा। फ्रेंड, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। तो जब आप कंटिन्यूस करने लग जाएंगे तो आपको मजा आने लग जाएगा। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी 100% इंप्रूव करेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एक लाइक तो बनता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, एंड यस आप कोई बात रखना चाहते हैं कमेंट में शेयर करिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।